आज का हमारा टॉपिक है माइक्रो प्रोसेसर। मैं आपको बताऊंगा कि माइक्रो प्रोसेसर का क्या रोल है हमारे कंप्यूटर में। ठीक, सबसे पहली बात है कि हमने सुना होगा कि सीपीयू, माइक्रो प्रोसेसर, दो अलग अलग वर्ड सुने होंगे, है ना। तो होता क्या है, बेसिकली जो हमारे यहाँ पे कंप्यूटर होता है उसमें बड़ा डब्बा सा होता है, तो हम उसको बोलते हैं कि भाई सीपीयू है। बेसिकली वो सीपीयू नहीं होता, वो होता है कैबिनेट। सीपीयू उसके अंदर होता है जिसको हम लोग माइक्रो प्रोसेसर के नाम से भी जानते हैं। जैसे सीपीयू इज ऑल्सो नाउन एज माइक्रो प्रोसेसर। माइक्रो प्रोसेसर है क्या? बेसिकली माइक्रो प्रोसेसर की डेफिनेशन की बात करें तो इसकी डेफिनेशन है, इट इज ए मल्टीपर्पज प्रोग्रामेबल लॉजिक डिवाइस विच एक्सेप्ट डाटा फ्रॉम मेमोरी एंड प्रोसेस अकॉर्डिंग टू इंस्ट्रक्शंस एंड गिव रिजल्ट एज आउटपुट। मतलब कंप्यूटर की डेफिनेशन, माइक्रो प्रोसेसर की डेफिनेशन बात एक ही है, क्योंकि जब हम कोई पूछता है कि कंप्यूटर की डेफिनेशन बताओ तो हम लोगों को माइक्रो प्रोसेसर की ही डेफिनेशन बतानी पड़ती है, क्योंकि सबसे बड़ा रोल माइक्रो प्रोसेसर का ही होता है कंप्यूटर में। ठीक, तो अभी इसकी डेफिनेशन को समझते हैं क्या है। इट इज ए मल्टीपर्पज प्रोग्रामेबल लॉजिक डिवाइस। देखो, मल्टीपर्पज का मतलब है इसे मल्टीपर्पज कई चीजों के लिए यूज किया जाता है एक ही बार में। इट इज ए मल्टीपर्पज प्रोग्रामेबल लॉजिक डिवाइस। प्रोग्रामेबल मतलब प्रोग्राम किया हुआ होता है सब कुछ, क्योंकि हमें पता ही है कि कंप्यूटर में सारी चीजें प्रोग्राम के हिसाब से चलती है। जैसा प्रोग्राम किया हुआ होता है उसी हिसाब से वो चीजें परफॉर्म करती हैं। इट इज ए मल्टीपर्पज प्रोग्रामेबल लॉजिक। लॉजिक वर्ड जहां भी आता है उसका मतलब होता है 0 और 1 से। मतलब लॉजिक या तो ऑन या फिर ऑफ। जैसे एक स्विच होता है फैन का, तो अगर हमने उसको प्रेस किया या तो ऑन मतलब चलेगा, ऑफ मतलब नहीं चलेगा। तो माइक्रो प्रोसेसर इज ए मल्टीपर्पज प्रोग्रामेबल लॉजिक डिवाइस। लॉजिकल समझ गए, क्योंकि जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स चीजें सारी लॉजिकल हैं। लॉजिकल डिवाइस, इट इज ए मल्टीपर्पज प्रोग्रामेबल लॉजिक डिवाइस व्हिच एक्सेप्ट डाटा फ्रॉम मेमोरी। देखिए, इस कंप्यूटर को ह्यूमन से कंपेयर करके ही बनाया गया है। जैसे हम लोग दिमाग में रखते हैं कि कल हमें ये काम परफॉर्म करना है, तो उसे एक दिन पहले या कुछ समय पहले उसे दिमाग में रख लेते हैं। सडनली ऐसा नहीं होता है कि हमने प्लान नहीं किया और जाके काम कंप्लीट किया। ऐसा कभी होता है क्या? होगा ही नहीं। क्या होगा? पहले प्लान किया, अरे मेरे को आज वेजिटेबल्स लेने जाना है, तो मैं पहले प्लान करूंगा, पैसे कलेक्ट करूंगा, क्या क्या वेजिटेबल्स लानी है वो सब चीजें अरेंज करता हूं, फिर मैं मार्केट जाता हूं। ऐसे ही इसमें क्या है, ये मेमोरी से अपना डाटा लेता है। करना क्या है, किस चीज पे परफॉर्म करना है, वो सीरीज में लगा होता है एक के बाद एक। क्योंकि जब हम कोई इंस्ट्रक्शंस देते हैं, सपोज मैंने 2+2 बोला कंप्यूटर के लिए कि 2+2 ऐड करना है, तो 2+2 सबसे पहले कहां जाएगा? मेमोरी में जाएगा। मेमोरी कौन सी? ये रैम होती है, जिसे हम जानते हैं मोबाइलों में भी होती है 2 GB, 4 GB, 8 GB, 12 GB मोबाइल्स में भी होती है, और वैसे ही हमारे लैपटॉप कंप्यूटर्स में भी होती है। तो सबसे पहले डाटा रैम में जाता है। तो ये उस डेफिनेशन में यही बता रहा है कि इट इज ए मल्टीपर्पज प्रोग्रामेबल लॉजिक डिवाइस। लर्न भी हो जाएगी आसानी से, बहुत इजी डेफिनेशन है। इट इज ए मल्टीपर्पज प्रोग्रामेबल लॉजिक डिवाइस व्हिच एक्सेप्ट डाटा फ्रॉम मेमोरी रैम। मतलब मेमोरी कोई दूसरी नहीं, रैम की बात चल रही है, क्योंकि ये डाटा रैम से लेगा। एंड प्रोसेस अकॉर्डिंग टू इंस्ट्रक्शंस। इंस्ट्रक्शंस मतलब जो निर्देश होंगे। जैसे 2+2 जैसे हम लोग देते हैं कंप्यूटर में, तो क्या होता है, कीबोर्ड के जरिए वो सबसे पहले डाटा रैम में पहुंचता है, रैम में से उठ के वो फिर प्रोसेसर के पास जाता है, जो कि प्रोसेसर की बहुत सारी यूनिट्स होती हैं जो उसको रैम से उठाती हैं। उसके बाद वहां पे प्रोसेस होता है, जब हमारे पास रिजल्ट आता है 4। मतलब डेफिनेशन बताती है, इट एक्सेप्ट डाटा फ्रॉम मेमोरी रैम एंड प्रोसेस अकॉर्डिंग टू इंस्ट्रक्शंस। मतलब जैसा हम क्वेश्चन पूछेंगे, जैसे इंस्ट्रक्शंस देंगे, उसी हिसाब से इसका आउटपुट भी मिलेगा। ठीक, एंड गिव रिजल्ट एज आउटपुट। इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है कि ऐसे क्या है, मतलब आउटपुट का मतलब क्या होगा। देखिए, जो कंप्यूटर, जो माइक्रो प्रोसेसर जो आउटपुट हमें प्रोवाइड करता है, उसको बेसिकली हम आउटपुट के नाम से जानते हैं। जो भी हमें आउटपुट मिलता है, आउटपुट मतलब जो भी हमें 2+2 बोला, 4 निकल के आया, तो 4 ये एक आउटपुट है। तो इसलिए जो हमें इसका आंसर मिला है 4, मतलब इट इज ऑल्सो नाउन एज आउटपुट, जो कंप्यूटर का है। ठीक, दूसरी बात अब मैं आपको बताऊंगा कि ये परफॉर्म कैसे करता है, ये काम कैसे कर रहा है। क्योंकि हमारी लैंग्वेज में तो बहुत आसान है, हम बोल देते हैं भाई ये ऐसे ऐसे प्रोसेस हो रहा है, दैट फिनिश। बट ऐसा नहीं होता है। देखिए, हर
जो भी कंपोनेंट्स होते हैं हमारे कंप्यूटर के, माइक्रो प्रोसेसर हो या रैम हो या हार्ड डिस्क हो, उसमें अलग अलग कंपोनेंट्स होते हैं, उसके अलग अलग यूनिट्स होती हैं। वैसे ही मैं बात करना चाहूंगा कि माइक्रो प्रोसेसर में बहुत सारी यूनिट्स होती हैं। जैसे अब ऐसा तो होता नहीं है कि 2 + 2 गया, एक यूनिट लगी है उसने प्रोसेस किया दे दिया। इसके लिए प्रोसेस होती है पूरी। इसमें क्या होता है, अलग अलग यूनिट्स है। जैसे कुछ यूनिट्स मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि इस पर तो पूरी स्टडी है, एक एक यूनिट्स पे भी पूरी बुक्स लिखी हुई हैं, क्योंकि ये कोई छोटी मोटी थ्योरी नहीं है, कई साल लोगों को लगता है इसकी थ्योरी सीखने के लिए। बट मैं आपको बताऊंगा अलग कुछ यूनिट्स खास जो होती हैं। पहली यूनिट होती है ALU यूनिट, या आपने बहुत दूसरी क्लासेस में भी पढ़ा होगा। ALU यूनिट का क्या है, अरिथमेटिकल एंड लॉजिक यूनिट। जितने भी कैलकुलेशन होता है, जोड़ गुणा भाग, जितने भी ये प्रोसेस होती है, वो सारी ALU यूनिट परफॉर्म करती है। कैसे, इसमें एक रजिस्टर होता है, रजिस्टर के अंदर एक मेमोरी होती है, उसके अंदर वो सारे फॉर्मूले ऐड होते हैं, जोड़ गुणा भाग, ऐड सब्ट्रैक्शन, ये सारे फॉर्मूले वहां पे ऐड होते हैं। और जिस हिसाब से सिग्नल्स आते हैं, जिस हिसाब से डाटा आता है, उसी हिसाब से वो कैलकुलेट करके आगे भेज दिया जाता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बता देता हूं, सपोज मैंने कीबोर्ड से A प्रेस किया, A प्रेस करने के बाद A का एक ASCII कोड होता है, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंजेस। मतलब इस कोड से क्या मतलब है ये समझ लीजिए ध्यान से, बहुत जरूरी है। जो भी हमारे वर्ल्ड में कोई भी इन्वेंट होता है, कोई भी चीजें बनती हैं, कोई टूल्स बनते हैं या कोई डिवाइसेस बनती हैं, तो जहां पे कोडिंग होती है वहां पे एक कोड होता है ASCII कोड, मतलब अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंजेस। जैसे एक कंपनी ने कीबोर्ड बनाया, उसने A को कोड दिया 100, तो 100 को डिवाइड किया जाएगा कंप्यूटर के द्वारा और वो सिग्नल प्रोवाइड करके स्क्रीन हमें A दिखाएगी। अगर मान लीजिए वही कोड किसी और कंपनी ने A को 200 दे दिया, तो वहां पे कोड बदल जाएगा, मतलब वो दूसरी जगह पे जब हम ले जाके उस कीबोर्ड को यूज करेंगे तो वो हमें मिलेगा ही नहीं। A दबाएंगे तो वहां पे कुछ और आ जाएगा। जैसे एक हमारा बाइक का अगर टायर है, हमें उसे खोलना है, उसमें 18 से 20 नंबर की चाबी लगनी है, और तो वो एक अमेरिकन स्टैंडर्ड है कि इस बोल्ट में ये चाबी लगनी चाहिए। और अगर किसी कंपनी ने अपने खुद के बोल्ट बना दिए और खुद ही कोई अपनी चाबी डिजाइन कर ली, तो अगर उस बाइक में पंचर होगा और अगर वही चाबी उसको नहीं मिली, क्योंकि वो चाबी तो केवल वही कंपनी बनाती है, वो तो स्टैंडर्ड फॉलो करती नहीं है, तो क्या होगा, नेक्स्ट टाइम जहां पे पंचर होगा उसे वो चाबी मिलेगी नहीं, उसको वो चाबी साथ रखनी पड़ेगी। मगर अगर अमेरिकन स्टैंडर्ड फॉलो करेगा तो उसको ऑल इंडिया, ऑल वर्ल्ड वो चीजें मिल सकती है। उसको बोलते हैं हम लोग अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंजेस। क्लियर। तो वैसे ही जो हमारा डाटा होता है वो जाता है 2+2, वो कन्वर्ट होता है, फिर वहां पे ALU में जाने के बाद वो परफॉर्म होता है, फिर आगे आगे यूनिट्स में काम होता है। जैसे ALU यूनिट मेनली कैलकुलेशन के लिए यूज होती है। जैसे हमारे हैंड से अलग काम है, लेग्स अलग काम है, सब पार्ट्स का अलग अलग काम है। दूसरा ALU का काम और कुछ नहीं है, केवल परफॉर्म करता है यही कैलकुलेशन वगैरह। एक यूनिट होती है इसमें बहुत खास यूनिट, इंस्ट्रक्शन कैचे। आपने जब कंप्यूटर खरीदने जाते हो तो हमेशा आपने देखा होगा उसकी कॉन्फ़िगरेशन में इंस्ट्रक्शन कैचे भी मिलती है। कोई समझता नहीं है, बेसिक चीजें तो सब समझते हैं, इंस्ट्रक्शन कैचे को कोई नहीं समझता है। बेसिकली ये भी एक रैम है, रैम बहुत ही ज्यादा हाई स्पीड रैम, और ये कितनी होती है 2 MB, 5 MB, 10 MB। ये भी है तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ज्यादातर 5 MB या 2 MB आपने वहां पे देखने को मिलती है, क्योंकि ये बहुत हाई स्पीड रैम होती है। क्योंकि जो रैम से डाटा उठता है तो वो माइक्रो प्रोसेसर के इंस्ट्रक्शन कैचे में जाके स्टोर होता है, मतलब एक दूसरी रैम में जाके स्टोर होता है, वहां पे बहुत स्पीड से काम होता है। ठीक। अब सबसे बड़ी बात क्या है, इंस्ट्रक्शन कैचे है, हम जब कॉन्फ़िगरेशन लेते हैं तो ये L1 और L2 होती है। L1 लेवल 1, लेवल 2, इसको डिवाइड किया हुआ है, मतलब ये हमारे इंस्ट्रक्शन कैचे के पार्ट है। ठीक। तो हम जब सिस्टम लेने जाते हैं तो L1, L2 उसकी मेमोरी का साइज दिखाता है। तो ये जितना ज्यादा होगा तो हम कंपेयर कर सकते हैं देन अदर लैपटॉप से कि उसकी कैचे कितनी है, तो जिसकी ज्यादा अच्छी है तो स्पीड भी उसकी उतनी ज्यादा अच्छी होगी। एक प्रोसेसर की जो स्पीड है वो कैचे, इंस्ट्रक्शन कैचे मेमोरी पे भी डिपेंड करती है।
ये बहुत बड़ा फैक्टर है कि हम लोग कंप्यूटर खरीदने जाते हैं तो हमें पता नहीं होता है कि इसकी ये क्या खास बात है, क्योंकि जो कंपनी डिजाइन करती है नए नए लैपटॉप, नई चीजें, तो उसमें इन चीजों पे भी जोर दिया जाता है कि इंस्ट्रक्शन कैसे क्या है। क्योंकि कई बार देखा है, तुमने देखा कि कोई लैपटॉप ज्यादा कॉस्टली है, कोई बहुत ज्यादा अंतर है उसमें रेट्स में, तो इसी चीजों को देखा जाता है। साथ में एक हमारी एएलयू यूनिट हो गई, साथ में इंस्ट्रक्शन कैसे हो गई, रजिस्टर यूनिट मैंने बताया ही है कि जो स्टोर रखती है सारे कैलकुलेशंस, फॉर्मूलाज। एक होती है हमारी कंट्रोल यूनिट, क्या करता है, मेन उसका यही काम है कि कंट्रोल करता है फ्लो ऑफ डाटा, कौन सा डाटा किस यूनिट से किस यूनिट में जाता है। तो हम बहुत आसान तरीके से बोल सकते हैं, इट कंट्रोल्स द फ्लो ऑफ डाटा। सपोज 2+2 आया, मेमोरी रैम से उठ के वहां इंस्ट्रक्शन कैचे में आया, फिर उस डाटा को किधर से किधर जाना है परफॉर्म करने के लिए, तो ये सारी कंट्रोलिंग सीयू के हाथ में होती है। साथ ही में एक यूनिट होती है हमारे पास बस यूनिट। बस यूनिट बहुत लोगों को पता नहीं होता है बस यूनिट क्या है, बहुत कंफ्यूज होते हैं, समझ में भी नहीं आता है। देखिए सिंपल सा है, मैं आपको बताता हूं। जब हमें इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई, बिजली घर से अपने घर तक लानी होती है तो बड़े बड़े वायर होते हैं, बड़ी बड़ी तारें होती हैं, क्योंकि उसका वॉल्यूम बहुत ज्यादा होता है, उसकी वोल्टेज पावर सब बहुत ज्यादा होती है, इसलिए उसको बड़ी बड़ी मोटी वायर्स में लेके आना पड़ता है। जब घर में आता है तो वही छोटी छोटी केबल्स में बदल जाती है, छोटी छोटी वायर्स में बदल जाती हैं। उसी प्रकार से सिस्टम में भी बहुत छोटी टाइनी वायर्स होती हैं जो हम देख भी नहीं सकते आंखों से। उसे देखने के लिए हमें लेंस का यूज करना पड़ता है, बट हम वी कैन सी इजिली ऑन द मदरबोर्ड। मदरबोर्ड पे हम लोग देख सकते हैं, तो उन्हें ही हम लोग बसेस बोलते हैं। मतलब ऐसी वायर्स जो बहुत टाइनी, बहुत छोटे साइज की हैं, जो हम लोग ठीक से देख भी ना पाए, उनको बोलते हैं बसेस। बसेस मतलब ट्रांसफर द डाटा। ये बसें हैं, जैसे बस एक जगह से दूसरी जगह पे सवारियों को लेके जाती है, उसी तरह से बसेस भी डाटा एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करती हैं। बेसिकली ये कॉपर की प्रिंटेड होती हैं, जो हमारा सॉफ्टवेयर में डिजाइन होता है, उसको हम डिजाइन बनाया जाता है सॉफ्टवेयर में, फिर उनको प्रिंट किया जाता है। उसके बारे में मैं किसी नेक्स्ट चैप्टर में बताऊंगा कि हम लोग ये बोर्ड कैसे तैयार करते हैं। इसमें बस यूनिट का खेल बस यही होता है, क्योंकि ये हर जगह बिछी होती हैं, हर जगह प्रिंटेड होती हैं, माइक्रो प्रोसेसर में भी, रैम से प्रोसेसर तक भी, कीबोर्ड से रैम तक भी ये बसेस होती हैं, जिसके द्वारा हमारा डाटा एक जगह से दूसरी जगह जाता है। इसलिए इनको बोलते हैं बस यूनिट। अब जब हम बस यूनिट की बात करते हैं तो ये भी अलग अलग स्पीड की आती है, ये डिपेंड्स ऑन द मटेरियल, क्योंकि बस यूनिट का जितना अच्छा मटेरियल होगा उतना तेज स्पीड से डाटा जाएगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे हमारे घर में देखा होगा, कई बार हम प्रेस लेके आए, उसमें एल्यूमिनियम की वायर है और एक है कॉपर की वायर, और अगर तो लॉन्ग लाइफ किसकी है, कॉपर, क्योंकि कॉपर एक अच्छा मटेरियल है, एक अच्छा कंडक्टर है, लंबे टाइम तक चल सकता है और बेयर भी कर सकता है आसान तरीके से किसी भी ज्यादा लोड को। ठीक है, साथ ही देखिए ये हमारी यूनिट्स बेसिक यूनिट्स हैं, जो हम लोग, जिसके बारे में हमें जानकारी होनी भी चाहिए और बहुत जरूरी भी है। अब बात आती है माइक्रो प्रोसेसर की स्पीड किन किन फैक्टर पे डिपेंड करती है। देखिए मैं माइक्रो प्रोसेसर का एक चित्र दिखा देता हूं। यह है हमारा माइक्रो प्रोसेसर, बहुत छोटा सा होता है। ये बहुत सारे टाइप्स के आते हैं, बट ये P4 टाइप है, जो कि बहुत पहले यूज होता था, बट नाम बदल गए, फंक्शन तो वही है, काम भी वही है, यूनिट्स भी वही है, बस सब में कॉन्फ़िगरेशन में थोड़ा थोड़ा अंतर हुआ है। अब मैं बताना चाहूंगा आपको कि माइक्रो प्रोसेसर की स्पीड किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। मतलब अगर एक माइक्रो प्रोसेसर है तो वो तेज काम कर रहा है, हमें किन किन बातों पे निर्भर करती है। देखिए सबसे पहली चीज क्या है, नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस। नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस मतलब, इंस्ट्रक्शन का मतलब हुआ निर्देश। जितने ज्यादा उसको काम देंगे उतनी देर से होगा, जितना कम काम देंगे उतना जल्दी होगा। सपोज मानिए आपने एक साथ 5 काम चला दिए, छठा काम करने लगे, फोटोशॉप भी खुला है, पेंट भी खुला है, वर्ड भी खुला है, सॉन्ग्स भी चल रहे हैं, पीछे मूवी भी चल रही है, सबको मिनिमाइज कर रखा है। अब आपने एक चीज और परफॉर्म करने लगे, फोटोशॉप में आप काम करने लगे, तो उसकी स्पीड तो स्लो होगी, क्योंकि और सारी चीजें भी परफॉर्म हो रही है। तो सबसे पहली बात है, नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस पे जितना ज्यादा निर्देश होंगे एक प्रोसेसर की स्पीड कम होगी, और जितने कम निर्देश होंगे प्रोसेसर की स्पीड ज्यादा होगी। मान लीजिए आपका 1 लाख रुपीज का लैपटॉप, उसमें बहुत हाई स्पीड लैपटॉप है, और एक लैपटॉप 25,000 का है। अब 1 लाख वाले को आपने 50 काम दे दिए एक साथ,
और 25,000 वाले को आपने बहुत कम काम दिया। प्रोसेसर की स्पीड जो चीपर सिस्टम है जो 25,000 का है उसे हमने कम काम दिए हैं। तो अब ऐसा नहीं है कि आप इस दौरान अगर 1 लाख वाले को आपने 50 काम दे दिए और इसकी कंपेयर करोगे तो स्पीड 25,000 वाले की ज्यादा रहेगी, क्योंकि नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस 1 लाख वाले के पास बहुत ज्यादा है। ठीक, तो हम ऐसे किसी सिस्टम की स्पीड कंपेयर नहीं कर सकते कि ये 25,000 का देखो ये तो बढ़िया चल रहा है, ये 1 लाख का देखो ये तो चल ही नहीं रहा है। तो इस तरह से हम मेजर नहीं कर सकते। ठीक, दूसरा फैक्टर डिपेंड करता है नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर। देखिए प्रोसेसर के अंदर बहुत सारे ट्रांजिस्टर्स होते हैं। ट्रांजिस्टर की थ्योरी 12th में या आपने बीएससी में कहीं पे पढ़ी ही है, बहुत बड़ी थ्योरी होती है ट्रांजिस्टर्स की भी। एनपीएन ट्रांजिस्टर होते हैं, पीएनपी ट्रांजिस्टर होते हैं, वो तो थ्योरी आप स्टडी कर सकते हैं नेट से भी। बट मैं आपको बताऊंगा नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर जिस प्रोसेसर में ज्यादा होते हैं उस प्रोसेसर की स्पीड उतनी ही ज्यादा होती है। ठीक, तो दूसरा फैक्टर डिपेंड करता है नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर पे। नेक्स्ट होता है हमारी कैचे मेमोरी कितनी है, इस पे भी हमारा माइक्रो प्रोसेसर की स्पीड डिपेंड करती है, क्योंकि जितनी ज्यादा मेमोरी होगी कैचे उतना ज्यादा स्पीड हमारे सिस्टम की अच्छी होगी। ठीक, मेनली हमारे फैक्टर्स यही है। और ये खास फैक्टर है कि प्रोसेसर का टाइप क्या है, प्रोसेसर का प्रकार क्या है, क्योंकि प्रकार के हिसाब से ही उसकी अलग 2 स्पीड्स मेंटेन होती हैं। जैसे अब सबसे मेन बता रहा हूं जो हम लोग जाके कॉन्फ़िगरेशन में देखते हैं। पहली होती है क्लॉक स्पीड, सेकंड होती है बैंडविड्थ। इसमें लोग बड़े कंफ्यूज होते हैं, बहुत अच्छे लोगों को भी ये पता नहीं होता है बैंडविड्थ और क्लॉक स्पीड में अंतर क्या है, और जाके ये तो देखते हैं अच्छा ओके 2.3 गीगाहर्ट्ज, 3 गीगाहर्ट्ज, 3.5 गीगाहर्ट्ज, बट बैंडविड्थ का सबको नहीं पता होता। अब मैं आपको बताता हूं एग्जाम्पल के तौर पे। जैसे आपने मान लीजिए कोई एक नंबर है, आपने ए प्रेस किया, ए का कोड वर्ड है सपोज 10 है, 10 का आपका कोड क्या बनेगा 2812810। ए का अगर हम डिवाइड करेंगे बिट और निबल में तो हमारा निकल के आएगा 110। मतलब जब आप ए प्रेस करते हो तो कंप्यूटर क्या समझता है 110, क्योंकि ये उसका लैंग्वेज कन्वर्ट होती है। वहां पे कौन करती है, डिकोड यूनिट। एक प्रोसेसर में डिकोड यूनिट भी होती है जो लैंग्वेज कन्वर्ट किया जाता है, जो कि माइक्रो प्रोसेसर एएलयू यूनिट द्वारा समझा जाता है। कंप्यूटर नहीं समझता है 100 200, उसे कोई वो समझता है 0 और 1। एएलयू यूनिट ने समझा, उसको बाद में वहां से ट्रांसफर कर देगी दूसरी लैंग्वेज में। क्लियर? तो मैं बता रहा हूं आपको, जैसे 110 है तो ये कितने बिट हो गए, 3 हो गए। अब एक प्रोसेसर मान लीजिए 32 बिट का है, तो इसका मतलब 1100 जब आप कैलकुलेट करोगे तो 32 एक बार में कैलकुलेट करेगा। किस स्पीड से, जो उसकी क्लॉक स्पीड होगी। मतलब अब मैं आपको अच्छे से समझा देता हूं। पहला है क्लॉक स्पीड। क्लॉक स्पीड क्या होती है, क्लॉक स्पीड होती है उसकी काम करने की स्पीड, कितनी तेज से वो काम कर रहा है। जैसे हम दौड़ने जा रहे हैं, कहीं पे दौड़ते हैं तो वो कितनी तेज स्पीड से, कितने प्रेशर के साथ हम दौड़ के जा रहे हैं, वो हमारी क्लॉक स्पीड है। तो एक प्रोसेसर की क्लॉक स्पीड गीगाहर्ट्ज में मेजर की जाती है। पहले लो स्पीड क्या आते थे तो मेगाहर्ट्ज में मेजर होती थी, बट आज की डेट में गीगाहर्ट्ज में ही मेजर होती है। 2 गीगाहर्ट्ज के भी आते हैं, 1.5 गीगाहर्ट्ज के भी आते हैं, 3.2 में भी आते हैं, 3.5 में भी। इस तरह से अलग अलग गीगाहर्ट्ज के प्रोसेसर होते हैं। जो सुपर कंप्यूटर के प्रोसेसर होते हैं, जो जहां सर्वर प्रोसेसर होते हैं, वो और भी ज्यादा हो सकते हैं, और डेली कुछ ना कुछ नई नई चीजें इन्वेंट हो रही है, तो आगे भी बढ़ सकता है। ऐसा कुछ नहीं है कि 3 तक ही रहने वाला है। ठीक, देखिए क्लॉक स्पीड तो प्रोसेसर की, चाहे वो P4 हो, चाहे वो i3 हो, चाहे वो i5 हो, चाहे वो नया प्रोसेसर हो, कुछ भी, उसकी क्लॉक स्पीड तो वेरी कर सकती है, आगे पीछे हो सकती है किसी प्रोसेसर, मगर बैंडविड्थ प्रोसेसर के नाम के हिसाब से होती है, प्रोसेसर के टाइप के हिसाब से होती है। जैसे P4 है तो वो 32 बिट का ही प्रोसेसर होगा। 32 बिट मान लीजिए P4 है, 32 बिट का प्रोसेसर है, क्योंकि बिट चेंज नहीं होगी। बिट P4 की 32 बिट होगी,
ड्यूल कोर की 64 बिट होगी, कोर टू ड्यू की 64 बिट होगी, i3 की 64 बिट होगी, i5 की 64 बिट होगी और i7 की भी 64 बिट होगी। ये बैंड विड्थ चेंज नहीं होगी। बैंड विड्थ तो डिसाइड कर दिया कि इस नाम से अगर P4 है तो 32 बिट ही होगी, बट क्लॉक स्पीड चेंज हो जाती है। वो कैसे? वो जो कंपनी बनाती है वो स्पीड चेंज कर सकता है। वो डिपेंड करती है नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर कितने लगा रहे हैं या कोई और जो कंपोनेंट्स है वो कितने कितने यूज कर रहे हैं, क्योंकि कॉस्टिंग के हिसाब से भी होता है। एक प्रोसेसर महंगा मिलेगा 3 गीगाहर्ट्ज का, 1.5 का सस्ता मिलेगा। तो ये दोनों चीजें डिपेंड करती हैं। देखिए क्लॉक, मान लीजिए अब मैं बात करता हूं P4 है, एक 32 बिट का प्रोसेसर है और 3 गीगाहर्ट्ज में है, तो ये जो हमने 010001 की जो लैंग्वेज है ये 32 डिजिट उठाएगा और 3 गीगाहर्ट्ज की स्पीड से कैलकुलेट कर देगा।